वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम बैक एट BBVN ऑनलाइन क्लास। बात करते हैं बिजनेस स्टडीज के क्लास 11th की। इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द इंश्योरेंस सर्विसेज। और इंश्योरेंस सर्विसेज के अंदर सबसे पहले अपन ने उसके मीनिंग की बात करी थी और इंश्योरेंस के सेक्टर्स की बात करी थी। और अपना जो चैप्टर था बिजनेस सर्विसेज, तो बिजनेस सर्विसेज के अंदर सबसे पहले अपन ने बैंकिंग सर्विसेज की बात करी थी, सेकंड अपन ने इंश्योरेंस सर्विसेज की बात करी थी। इंश्योरेंस सर्विसेज की बात करने के बाद अपन ने उसके मीनिंग को डिस्कस किया था और सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन इंश्योरेंस पॉलिसी को डिस्कस किया था। In today's class we will discuss about the principles of insurance। देखिए, जब अपन ने अपनी पिछली क्लास में इंश्योरेंस को डिस्कस किया था तो अपन ने ये कहा था कि देयर आर द टू पार्टीज, फर्स्ट इज इंश्योरर एंड सेकेंड इज इंश्योर्ड। इंश्योरर मीन्स इंश्योरर वो पर्सन, वो पार्टीज, वो इंडिविजुअल पर्सन जो किसी दूसरे पर्सन को उसके लॉस के बदले में कंपनसेट करने के लिए एग्री होता है, ठीक है, विथ इन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। यानी कि इंश्योरर अपन ये कहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी को बोला जाता है जो किसी दूसरे पर्सन को उसके लॉस को कंपनसेट करने के लिए एग्री होता है विथ एन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, एक किसी इवेंट के हैपन होने पर, और उसके बदले में जो इंश्योरेंस कंपनी है वो सेकेंड पर्सन से रेगुलरली कुछ अमाउंट का रिसीव करती है, चार्ज करती है, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। अब जो सेकेंड पर्सन होता है उसको अपन कहते हैं कि एन इंडिविजुअल वुड गेट द कंपनसेशन फ्रॉम द इंश्योरर्स इन केस ऑफ लॉस फ्रॉम हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज कॉल्ड इंश्योर्ड। अपन ने बताया देयर आर द टू पार्टी, फर्स्ट इज इंश्योरर एंड सेकेंड इज इंश्योर्ड। इंश्योरर इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योर्ड जिस पर्सन ने इंश्योरेंस पॉलिसी कराई है इंश्योरर से, दैट इज कॉल्ड इंश्योर्ड। और इंश्योर्ड उस एग्रीमेंट के बदले में कुछ अमाउंट रेगुलरली टाइम बेसिस पर इंश्योरर को पे कर दिया जाता है, उसको बोलते हैं प्रीमियम। अब इन दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको अपन बोलते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी। तो उस इंश्योरेंस पॉलिसी के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको कि दोनों को, यानी कि इंश्योरर को और इंश्योर्ड को, दोनों को फॉलो करना होता है। उस प्रिंसिपल्स को अपन आज अपनी इस क्लास में डिस्कस करते हैं। पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। अब ये प्रिंसिपल ये कहता है कि इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में आपस में एक दूसरे के ऊपर फेथ होना कंपलसरी है। यानी कि इंश्योरर इंश्योर्ड पर फेथ करे और इंश्योर्ड इंश्योरर के ऊपर फेथ करे। एक एटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए। तब अपन बात करते हैं कि जब वो एग्रीमेंट करते हैं, यानी कि इंश्योर्ड इंश्योरेंस पॉलिसी लेता है और इंश्योरर उसको एग्रीज करता है, एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट इंश्योर्ड को अपने बारे में जो भी डिस्कशन करना था, जो भी उसके रीजंस थे, वो सारे खुलकर इंश्योरर को बताने चाहिए। और इंश्योरर को भी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस को इंश्योर्ड को ओपनली रूप से क्लियर कट बता देने चाहिए कि भाई ये हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस है। जो इंश्योरेंस आप ले रहे हैं उसके अंदर आपको ये सारी चीजें कंडीशंस रखी जाएगी, ये हमारी टर्म्स होगी। और इंश्योर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंश्योर्ड जिस भी गोडाउन की, मटेरियल की या लाइफ इंश्योरेंस की अगर वो इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो वो उस टाइम पर एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट इंश्योर्ड को ये बताना चाहिए कि भाई मेरे शरीर के अंदर ये बीमारियां होती हैं, ये तकलीफें हैं। तो अब उस हिसाब से क्योंकि ये चीजें बताने का रीजन क्या है, क्योंकि जैसे ही वो अपने सारी डिजीज को डिक्लेयर करता है तो वो जो अमाउंट पे करी जाती है, जिसको हम प्रीमियम कहते हैं, वो अमाउंट की रेट बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि उन डिजीज की वजह से जो हैपनिंग ऑफ एन इवेंट होना चाहिए था उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। जब चांसेस बढ़ जाते हैं तो इंश्योरर जो होता है वो अपनी अमाउंट को कुछ बढ़ाकर चार्ज कर देता है। इसलिए इन दोनों के बीच में गुड फेथ होना चाहिए, यानी कि एक दूसरे पर विश्वास होना चाहिए। अब एक चीज समझिए, मैं ये कहता हूं कि अगर किसी इंश्योर्ड ने अपने गोडाउन का, जहां पर उसका गुड्स रखा गया है, स्टॉक पड़ा है, उसका फायर इंश्योरेंस करवा रखा है, तो एट द टाइम ऑफ द एग्रीमेंट उस इंश्योर्ड को ये सारी चीजें डिक्लेयर कर देनी चाहिए इन फेथ रखते हुए डिक्लेयर कर देनी चाहिए कि भाई साहब मेरे यहाँ जो लाइट की फिटिंग है वो काफी ओल्ड हो गई है, तार है वो काफी, जो वायर है वो काफी पुराने हो चुके हैं, फिटिंग है, कभी भी शॉर्ट सर्किट से आग लगने के चांसेस ज्यादा है, उसी रीजन से मैं ये फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा हूं, अडॉप्ट कर रहा हूं।
जब वो ये सारी चीजें डिक्लेयर कर देते हैं तो जो इंश्योरर होता है वो जो प्रीमियम चार्ज करता है वो थोड़ा सा हाई हो जाता है। अब होता क्या है इसमें कि इंश्योर्ड उस प्रीमियम को हाई होने से बचाने के लिए ये सारी चीजें हाइड कर देते हैं, छुपा देते हैं, हाइड कर लेते हैं, बताते नहीं है, जबकि ये चीजें बतानी चाहिए। प्रिंसिपल ये कहता है कि इन सारी चीजों को छुपाना नहीं है, बता देना चाहिए। दूसरी प्रिंसिपल आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का प्रिंसिपल हमें यह बताता है कि जो इंश्योर्ड होता है वो अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंश्योरेंस नहीं करवाता, जबकि उसको इंश्योरेंस करवाने के लिए उसका लॉस के लिए कंपनसेट होना जरूरी है। देखिए, जैसे सपोज मैं ये कहता हूं कि अगर मैंने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, किसी इंश्योर्ड ने अपने स्पाउस की, वाइफ की या बच्चों की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट है क्योंकि वो उसके फैमिली मेंबर्स है। लेकिन अगर वही इंश्योर्ड किसी थर्ड पर्सन की, यानी कि अननोन पर्सन की अगर इंश्योरेंस करवाता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करवाता है, तो वहां पर उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि वो पर्सन उसका अननोन पर्सन होता है। क्लियर है? थर्ड अपन ने बताया प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी का मतलब ये हो जाता है कि जहां पर जब लॉस हुआ था, यानी कि इंश्योरर इंश्योर्ड को कंपनसेट करता है, कितना करेगा? जिस डेट पर लॉस हुआ था उस डेट से पहले इंश्योर्ड जिस पोजीशन पर था, आफ्टर द लॉस इंश्योरर उस इंश्योर्ड को उसी स्टेज पर लेकर आ जाता है। इट मींस सपोज आपके गोडाउन में जो स्टॉक रखा है और आग लगने की वजह से, आपने फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी थी, आग लगने की वजह से वहां पर लॉस हो जाता है। तो लॉस होने से पहले अगर आपके गोडाउन के अंदर 20,000 रुपीज का स्टॉक था, उसमें से 5,000 रुपीज का स्टॉक जल गया, बर्न हो गया, तो इंश्योरर जो होता है वो आपको उसी कंडीशन पर वापस ले जाएगा जिस कंडीशन पर आग लगने से पहले थे। इट मींस इंश्योरर आपको 5,000 रुपीज का कंपनसेट करेगा, ना कि 20,000 रुपीज का। लॉस कितना हुआ? 5,000 का। इंश्योरर आपको उतना ही कंपनसेट करेगा जितना आपका लॉस हुआ है। इंडेमनिटी कहलाता है। प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। अब इस चीज को समझिए कि अगर आपने या इंश्योर्ड ने एक सेम ही रीजन से सेम ही नेचर की इंश्योरेंस पॉलिसी दो अलग अलग इंश्योरेंस कंपनी से करवा रखी है, यानी कि दो अलग अलग इंश्योरर हैं और उसने सेम नेचर की इंश्योरेंस इन दोनों से करवा रखी है, और अगर कोई इवेंट हैपन हो जाता है, आग लग जाती है, आग लगने की वजह से लॉस हो जाता है, तो दोनों इंश्योरर अलग अलग कंपनसेट नहीं करेंगे। यानी कि इंडेमनिटी की अभी अपन ने बात करी कि जितना लॉस हुआ है उतना ही कंपनसेट करेंगे। अब उस लॉस को वो दोनों इंश्योरर आपस में कंट्रीब्यूशन कर लेंगे और कंट्रीब्यूट कर कर उसको तो जितना लॉस हुआ है इंश्योर्ड को उतना ही कंपनसेशन मिलेगा। क्लियर है? फिर अगला कहला जाता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन ये चीज बताता है कि आफ्टर द कंपनसेशन ऑफ द लॉस, यानी कि बाय द इंश्योरर जब कंपनसेट कर देता है लॉस को, तो जो गुड्स बचता है, जो इंश्योर्ड की वैल्यू थी, जो स्टॉक बचता है, उसके ऊपर राइट किसका हो जाता है? इंश्योरर का हो जाता है। इट सपोज जैसे देखिए आपके गोडाउन के अंदर आग लग गई थी, 5,000 रुपीज का स्टॉक जल गया, बर्न हो गया। अब उसमें से कुछ स्टॉक बच गया होगा जो कि आधा जला है, पूरा नहीं जल पाया होगा, आधा जल गया था, लेकिन इंश्योरर ने उस चीज का कंपनसेट कर दिया। अब वो जो आधा जला हुआ स्टॉक बचा हुआ है वो किसका है? इंश्योरर का। इट मींस इंश्योरेंस कंपनी वो सारा मटेरियल अपने पास ले जाएगी उठाकर, आपके लिए कुछ नहीं छोड़ेगी। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। क्लियर है? सिक्स्थ प्रिंसिपल अपने को बताता है कि प्रिंसिपल ऑफ कोजा प्रोक्सिमा। कोजा प्रोक्सिमा प्रिंसिपल ये कहता है कि जिस इवेंट की वजह से, यानी कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी आपने ले रखी है, यानी कि जिस नेचर और जिसकी वजह से आपने ले रखी थी, अगर वो लॉस उसी रीजन से होता है तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करेगी, अदरवाइज इंश्योरेंस कंपनी क्लेम करने के लिए मना कर सकती है, डिनाई कर सकती है। इट मींस सपोज आपने अपने गोडाउन में जो स्टॉक रखा हुआ है उसकी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, और अगर आपको लॉस हो जाता है, फ्लड हो जाता है या अर्थक्वेक की वजह से अगर लॉस हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरर है वो आपको कंपनसेट करने से मना कर सकती है, डिनाई कर सकती है।
ड्यू टू दिस प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल ये बताता है कि जिस रीजन से, यानी कि जो इवेंट हैपन होना चाहिए था, यानी कि जो अगर आपके लॉस होता है वो आग लगने की वजह से होता है, क्योंकि आपने तो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, तो अगर आपका लॉस जो हो रहा है वो आग लगने की वजह से हो रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरर जो है वो आपको कंपनसेट कर सकता है, अदरवाइज ही विल बी डिनाइड टू कंपनसेट टू द इंश्योर्ड, वो इंश्योर्ड को कंपनसेट करने से मना कर सकती है। और लास्ट अपना आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। अब ये प्रिंसिपल अपने को ये कहता है कि मिटिगेशन ऑफ लॉस का मतलब हो जाता है कि जब इंश्योरर ने ये एग्री कर लिया कि भाई इस रीजन से अगर आपको लॉस होता है तो इंश्योरर इंश्योर्ड को कंपनसेट कर देगा। अब ये थोड़ी है कि इंश्योर्ड ने इंश्योरेंस करवा ली तो वो अपनी चीज को टेक केयर ही नहीं करे, उसको संभाले ही नहीं, उसको देखे ही नहीं। भाई वायरिंग जो थी वो काफी पुरानी हो गई थी, अपनी इलेक्ट्रिसिटी फिटिंग थी वो काफी पुरानी हो गई, तो क्या इंश्योर्ड उसको चेंज नहीं करवाएगा? प्रिंसिपल ये कहता है कि आपने इंश्योरेंस ले रखी है, इंश्योर्ड ने इंश्योरेंस करवा रखा है, अपने लॉस को कम करने के लिए अपनी रिस्क को ट्रांसफर किया है इंश्योरर के पास में, लेकिन उस स्टॉक की वो टेक केयर उसी तरीके से करेगा जिस तरीके से बिफोर टेकिंग द इंश्योरेंस पॉलिसी इंश्योर्ड करता था, उसी तरीके से करनी है। यानी कि ये प्रिंसिपल्स ये कहता है कि आप अपने स्टॉक की टेक केयर, यानी कि यहां पर गोडाउन के अंदर अगर वायरिंग खराब हो रखी है तो आपको वायरिंग चेंज करवानी चाहिए। ये नहीं है कि साहब आपने तो इंश्योरेंस ले रखी है, अब वायरिंग क्यों चेंज कराए, आग लगेगी तो इंश्योरेंस कंपनी कंपनसेट करेगी, सही नहीं है। यानी कि आपको क्या करना चाहिए, आपको अपने स्टॉक की, अपनी इंश्योर्ड गुड्स की उसी तरीके से टेक केयर करनी है जिस तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले करते थे। क्लियर है? तो आज के अपनी इस क्लास में अपन ने क्या कहा कि प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस को डिस्कस किया। प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के अंदर एक बार फटाफट अपन रिकॉल करते हैं। पहला प्रिंसिपल आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ एटमोस्ट गुड फेथ। ये प्रिंसिपल क्या कहता है, इंश्योरर और इंश्योर्ड के बीच में फेथ होना चाहिए, दोनों को एक दूसरे के बीच में कोई चीज छुपानी नहीं है, सारी चीजें डिस्क्लोज कर देनी चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट प्रिंसिपल ये कहता है कि इंश्योर्ड का इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के पीछे उसका इंटरेस्ट होना जरूरी है। ठीक है। थर्ड प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी प्रिंसिपल ये कहती है कि जिस डेट को लॉस हुआ है इंश्योरर इंश्योर्ड को उस डेट तक, लॉस से पहले जिस पोजीशन पर थे इंश्योरर उस इंश्योर्ड को लॉस होने के बाद में उसी पोजीशन पर लाकर खड़ा कर देगी जिस पोजीशन पर लॉस होने से पहले इंश्योर्ड थे। फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर इंश्योर्ड ने सेम नेचर की इंश्योरेंस किसी दो अलग अलग इंश्योरर से करवा रखी है और इन केस वो लॉस हो जाता है या इवेंट हैपन हो जाता है तो जो दोनों इंश्योरर हैं वो उसको उतना ही कंपनसेट करेंगे जितना उसका लॉस हुआ है और दोनों उस लॉस को आपस में कंट्रीब्यूट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ देयर पॉलिसी। फिफ्थ प्रिंसिपल आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन ये कह जाता है कि आफ्टर द कंपनसेशन ऑफ लॉस, यानी कि इंश्योरर ने जो लॉस को कंपनसेट कर दिया उसके बाद में जो भी मटेरियल बच जाता है वो ओनर किसका हो जाता है, उसका ओनर कौन हो जाता है, इंश्योरर। यानी कि इंश्योरर लॉस को कंपनसेट करने के बाद में बचा हुआ मटेरियल इंश्योरेंस कंपनी ले जाती है। प्रिंसिपल ऑफ कोजा प्रोक्सिमा ये कहता है कि जिस रीजन से, जिस नेचर से आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, अगर उसी रीजन और नेचर की वजह से अगर लॉस होता है तो इंश्योरर इंश्योर्ड को कंपनसेट करेगा, अदरवाइज किसी और रीजन से लॉस होता है तो इंश्योरर इंश्योर्ड को कंपनसेट करने से मना कर सकता है। और लास्ट प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस ये कहता है कि आपने जो इंश्योरेंस करवा रखी है गुड्स की, स्टॉक की, तो आपको उस गुड्स का, स्टॉक का उसी तरीके से टेक केयर करना है जिस तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले करते थे। ये नहीं है कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, अब तो ये हो गया कि साहब अगर कुछ गुड्स को, स्टॉक का कुछ नुकसान भी होता है, लॉस भी होता है तो वो तो कंपनसेट इंश्योरेंस कंपनी करेगी, तो हम उसकी टेक केयर करना छोड़ देते हैं। नहीं, उसकी टेक केयर उसी तरीके से करनी है जिस तरीके से इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से पहले करते थे। क्लियर है? तो आज की अपनी इस क्लास में अपन ने सारे प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया इंश्योरेंस को, आपको इनको रिकॉल करना है, रिवाइज करना है। अपनी अगली ऑनलाइन क्लास में अपन अपने नेक्स्ट टॉपिक, अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक आप इसको रिवाइज करें। थैंक यू।